आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो इससे पहले ऊर्जा के बारे में कुछ चीज समझ लीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ना तो मैंने यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा उपयोग में लिया है, ना ही मैंने स्थितिज ऊर्जा लिया है। तो जब भी हम ऊर्जा की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कुल ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं? कुल ऊर्जा की। तो ऊर्जा का मतलब यहाँ पर कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा का मतलब क्या जानते हो? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल मिला के इसने अपन से क्या पूछ लिया? पहले तो भाई तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फिर इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो अपन को पता चल गई थी करना क्या है। इसको फटाफट से नोट करो। देखिए कुल ऊर्जा की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv²। तो यहाँ से अपन को वेग का मान निकालना है। एक चीज बाय द ट्रिक आप याद रख लीजिए, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब वो डेरिवेशन आपको रटना है। ठीक है, जब भी हम डेरिवेशनों को निकालते हैं, ऊर्जा वाले डेरिवेशनों को, तो जो आंसर निकलता है ना वो त्रिज्या के फॉर्म में निकलता है। किसकी फॉर्म में निकलेगा? त्रिज्या के फॉर्म में। मतलब v का मान निकालना है किसकी फॉर्म में? त्रिज्या के फॉर्म में। पता चल गई ये चीज? अब देखो कैसे निकालते हैं। तो ये तो आप अभी लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना। अब तुम देखो बोर की पहली अभिक्रिया क्या थी? क्या थी बोर की पहली अभिक्रिया? बोर की पहली अभिक्रिया क्या थी? वो ये थी mv²/r। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर था? कूलाम के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बराबर था। ये था, ठीक है। या तो आप वेग का मान यहाँ से निकाल लो, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है क्लियरली, mv²। यहाँ भी क्या है? mv²। तो मैं इतनी माथा बच्चे क्यों करूँगी? मैं यहीं से mv² का पूरा मान निकाल सकती हूँ। तो देखिए यहाँ के बाद क्या आएगा स्टेप? mv², r से तो r कट ही गया, क्या बचा? mv² kze²/r, kze²/r ये हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 भी चाहिए, दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगी? 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, kze²/r हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो k है ना इसको k मत लिखो, 4πε0 लिखेंगे। और 2 कहाँ गया? ये रहा 2 को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 1/2 को डिवाइड 1/2 को मल्टीप्लाई किया है तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। k की वैल्यू होती है 1/4πε0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गतिज ऊर्जा की वैल्यू इसको मैं तुरंत लिख सकती हूँ। गतिज ऊर्जा क्या आ गया? ze²/4πε0 2r। बताओ कोई समस्या है तो उसको नोट कर लीजिए। तो ये गतिज ऊर्जा का काम हो गया अपना। अब तुम क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है अपने पास पूरा, तो यहाँ से मैं सारा इरेज कर रही हूँ, सिर्फ इसको छोड़ रही हूँ। गतिज ऊर्जा ये रही। अब यदि मैं बात करूँ स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा इसको व्यक्त करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और कई जगह इसको दिखाया जाता है यू से। ठीक
में अलग अलग तरीके हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे के जेड ई, तो खुद परमाणु का है, किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, U बराबर होगा माइनस के की जगह क्या रखेंगे, आर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा ये आर। इसको नोट करो एक बार। अगर तुम देना चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे लो। एग्जाम्स में तो अलग अलग ही पूछा जाएगा ये कि कुल ऊर्जा निकालो, कक्षीय चाल निकालो, कक्षीय त्रिज्या निकालो, इस टाइप से। इसके बाद होती है कुल ऊर्जा, जो हमें निकालना था। कुल ऊर्जा क्या होता है बेटा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कॉपी में आप लिखना चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, वरना पूरा पूरा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हो। इसमें भी नंबर नहीं कटेंगे थे। स्टार्टिंग से आपने पहले दर्शा रखा है कि गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। आगे बस हमें गतिज ऊर्जा को ई से भी दिखाते हैं कई जगह, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को यू से दिखाते हैं, तो ई प्लस यू भी लिख सकते हो। आगे बस हमें कुल ऊर्जा को कई जगह टी से भी दिखाया जाता है, तो वो अपने अपने तरीके हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से मेंशन करने पड़ेंगे आपको कि आपने किस चीज को क्या माना है। तो इससे बढ़िया है कि हिंदी में लिख देना, टेंशन ही खत्म। गतिज ऊर्जा ये रही जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। अभी जो प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि u क्या है माइनस में है, बस इसलिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वैल्यू उठाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन छाटो, कॉमन क्या है, जेड ई स्क्वायर है तो, ठीक है, फिर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, फिर क्या है बेटा r है, तो यहाँ से क्या बचा 1/2, यहाँ से क्या बचा 1। अब आप जानते हो एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। साइन किसका आता है, बड़े वाले का, बड़ा क्या है यहाँ पर 1, मतलब माइनस का साइन आएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। चाहो तो अब इसका साइन चेंज कर सकते हो आप, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए एनर्जी के लिए जो आंसर निकलेगा ना, डायरेक्ट आप थोड़ा सा याद कर लो इसको। ई एन टोटल एनर्जी को दिखाया है मैंने यहाँ पर माइनस के 13.6, माइनस तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्यों आया है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा, इसका आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना होगा, मैम ये एन स्क्वायर कहाँ से आ गया। यदि इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो, आपके काम का तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आप आर की वैल्यू पुट कर देना। त्रिज्या की वैल्यू बता रखी है ना मैंने आपको, आर की वैल्यू पुट कर देना, अपना पहले स्क्वायर आ जाएगा। चाहो तो दिखाऊं इसको करके, या कर सकते हो खुद, कर सकते हो ना, तो ऐसा करो आप मुझे करके दिखाओ अभी कभी कि क्या एन स्क्वायर आ रहा है क्या, फटाफट से करके दिखाइए, ठीक है। तो देखिए आप ये कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बताओ क्या थी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही थी, चेक कर लो यही वैल्यू थी। तो अब देखो इसके अंदर से ये एन स्क्वायर कैसे आया, अरे ये आ तो रहा है डब्बू, डायरेक्ट ही आ रहा है, और काम ये माइनस के 13.6 बन गया ना, और तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर बन गया ना। बस मैं तुम्हें यही पूछा था कि अपन जब इसका कांस्टेंट बनाए इस टाइप से करके, तो क्या बच रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं बचेगा, जेड
है, ये बोलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। इसकी न्यूनतम कक्षा उत्तेजन कक्षा क्या होती है? तो बेटा जो n = 1 होता है, 0 तो होगा ही नहीं कभी भी। जो मुख्य क्वांटम संख्या 0 तो होगा ही नहीं। 0 क्यों नहीं होगा? अगर तुम 0 रख रहे हो तो वो तो यही कहेगा ना, फिर मत ही मानो ना कुछ भी, तो 0 रखना ही है। तो कक्षा ही कहाँ हुई? जब वो खुली नहीं रहा तो फिर उस कक्षा का मतलब ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी 0 नहीं होती है। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 2 और फिर ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं रखूँ पहली स्थायी कक्षा, मूल कक्षा n = 1 के लिए होगी, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? -13.6। हाँ, तो आपसे पूछे कि मूल कक्षा में एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है तो बता देना। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और कितनी होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछे दूसरी कक्षा में बताओ तो क्या होगा बताओ? -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा का आंसर बताओ भाई। क्लियर? 4 के 12 से 1 बच जाता है, ये इस टाइप से आंसर निकल जाता है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आपसे पूछ रहा है n = 3, इनको किसी रीजन के लिए मैं निकलवा रही हूँ आपको। n = 3 का बदल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकाल देंगे? E3 = -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा? 9 एकम 9 होते हैं, कितने बचे? 4, 9 पंजे 45 होते हैं। बस इतना ही छोड़ो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आप क्या देख रहे हो? एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है, बढ़ रही है। सुनो, होता क्या है पहले? क्या? हाँ, सुनो इधर, सुनो, नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब माइनस नहीं होता है और अपॉन में जब कोई चीज बढ़ती है तब तो एनर्जी का मान घटता है। जब माइनस नहीं होता है, अगर ये इस टाइप से होता तो क्या कहते हैं? n की वैल्यू बढ़ रही है, e की वैल्यू घट रही है। यहाँ पे माइनस आ गया ना, इसकी वजह से रूल उल्टा हो गया। ये क्या हो रही है? बढ़ रही है सारी की सारी। और वैसे अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तब भी पता चल रहा है -13.6 छोटा है, ये 3.4 बड़ा ही है, वो उससे बड़ा है। एनर्जी लाइफ कैसे भी थोड़ी पास पास आ रही है, कहने का मतलब यहाँ बन रहा है -13.6 इसके ऊपर। ये n = 1 के लिए, तो ये n = 2 के लिए, फिर ये n = 3 के लिए, फिर ये n = 4 के लिए आएगा। और ऐसे बिल्कुल एकदम पास होते चली जाएगी, ठीक है। ये इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता सकते हो इजीली। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौथी कक्षा में और तीसरी कक्षा में ऊर्जा का अनुपात क्या है, तब भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे तो देखिए, पहले इसको नोट करो। फिजिक्स को तो हम टिप्स कराएंगे तुम्हारे, मस्त कराओ, बस क्लास अटेंड करो, घर पे आके नहीं पढ़ाती। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि चौथी कक्षा में और तीसरी कक्षा में ऊर्जा का अनुपात बताइए। चौथी कक्षा में और तीसरी कक्षा में एनर्जी का रेशियो बताइए। तो ये लो भाई, तीसरी कक्षा के लिए ये होगा, यही होगा ना। माइनस लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कटने वाला है। E4 में क्या आ जाएगा? -1/16। ध्यान रखना, मैं चौथी और तीसरी के लिए बोला, तो चौथी पहले आएगी, तीसरी बाद में आएगी। 9/16 निकाल सकते थे, कोई समस्या नहीं। अब तुम्हें कोई सी भी डिजिट दे दे, कोई सी भी, तुम उनका एनर्जी अनुपात निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। इसके लिए हेडिंग क्या डालोगे? ऐसे स्टार्ट आएगी। हाँ, चौथी व तीसरी कक्षा का ऊर्जा अनुपात।